नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं कमोडिटी बोर्डरूम। और कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कच्चे तेल की, सोने और चांदी की, क्योंकि सोने और चांदी में एक बार फिर से बुल रन दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान, क्या वार्ता यहां पर होती हुई दिखाई देगी, या अमेरिका, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, दो तरह की खबरें हैं यहां पर, कॉन्ट्राडिक्टरी खबरें हैं एक दूसरे की। एक तरफ तो यूएसएस ट्रिपोनी, जो उनकी आर्मी है, उसको ईरान में उतारने की अमेरिका तैयारी कर चुका है। और करीब करीब अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बीच के अंदर में जो अमेरिकी सैनिक हैं, करीब 50,000 के आसपास उनकी संख्या है। और माना यह जा रहा है कि करीब 10,000 के आसपास सैनिक जो हैं वो ईरान की धरती पर भेजने की अमेरिका तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर वो पूरे होंगे? 15 से 20 लाख सैनिकों का वो मुकाबला कर पाएंगे ईरान की? ये एक बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि शाम को, कल यानी कि सोमवार की शाम को, ट्रंप अपने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये भी बताते हुए दिखाई दिए, जो एक वाशिंगटन पोस्ट से जो खबर निकल करके आई है, और उसके मुताबिक, वाशिंगटन पोस्ट के खबर के मुताबिक के ट्रंप ये कह रहे हैं कि हार्मुज जैसा है, जिस स्थिति के अंदर है, बंद है, उसी स्थिति के अंदर में हम ईरान पर अब बमबारी नहीं करेंगे और ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। इसके क्या मायने समझे जाएं और क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अब केवल अमेरिका के अंदर से नहीं, अदर जो दुनिया है वो ट्रंप के फैसलों से नाराज यहाँ पर दिखाई देती है और उसके साथ खड़ी दिखाई नहीं दे रही। दुनिया एक तरफ होती हुई दिखाई दे रही है और ये मान रही है कि ट्रंप के जितने भी अभी तक के फैसले हैं और जिस तरीके की इस समय पर वो शासन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड और बिल्कुल ह्यूमन दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसके विपरीत दिखाई देता है। बहरहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के अंदर में आज शामिल हो रहे हैं अनुज गुप्ता। आप सीनियर कम्युनिटी एनालिस्ट हैं। अनुज, स्वागत है आपका। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे सीधा सीधा, सोना $4600 के ऊपर आ गया है, चांदी इस समय पर हम देख रहे हैं $73 के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, फिलहाल $72 के घरों में है, $72 के ऊपर हालांकि बनी हुई है, कारोबार कर रही है, और करीब करीब 3.25% के आसपास की वहां पर तेजी हम देख रहे हैं। सोना भी करीब 1% तेज है, कैसे देखें? सुरेश जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछला हफ्ता एक पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी। हमने ऑलमोस्ट $4500 के ऊपर के लेवल गोल्ड में आते हुए देखे थे। सिल्वर भी ऑलमोस्ट $70 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। गोल्ड की अगर बात करेंगे तो 1,45,000 के ऊपर के आसपास के लेवल्स हमने गोल्ड में देखे। सिल्वर भी करीबन 2,30,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आया था। तो ये हफ्ता भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ओपन हुआ था। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ट्रेड कर रहा है। सिल्वर करीबन 3% ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड भी करीबन 1.5% ऊपर है। तो कहीं ना कहीं एक जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से एक थोड़ी सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। और जिस तरीके से देखिए वॉर आगे टाइम लेती जा रही है तो धीरे धीरे मार्केट जो है इसको डिस्काउंट करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखिए करीबन 6 हफ्ते हो गए हैं, मीन्स दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है वॉर का, और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पर अब इसको डिस्काउंट कर रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़े हैं तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी मार्केट पे आता हुआ दिख रहा है, मगर कहीं ना कहीं एक निचले स्तरों पर हमने खरीदारी देखी है। प्राइस काफ़ी करेक्ट हुए हैं। अगर आप 29 जनवरी से ट्रैक करेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, तो वहाँ से एक रिकवरी हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी है। एक वैल्यू बाइंग टाइप से हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड में और सिल्वर में आपको निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिलेगी, तो वहाँ से खरीदारी भी देखने को मिली है। तो लग रहा है कि मार्केट अभी एक रेंज में है, बट हाँ खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक वैल्यू बाइंग के तौर पर खरीदारी देखने को मिल रही है, प्लस सेफ हेवन डिमांड के तौर पर यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। सेफ हेवन के तौर के ऊपर पे खरीदारी वापस लौटती हुई अगर दिखाई दे रही है, तो अनुज ये माने कि अब जो $4100 $3400 की हम बात कर रहे थे, अब वो लेवल से शायद ना दिखाई दें। अगर हम सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, हालांकि युद्ध समाप्त होगा या नहीं होगा इस पर तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर युद्ध समाप्त होता है तो क्या फिर से हम सोने और चांदी के अंदर में एक तरफा बढ़त देखेंगे क्या? और जो युद्ध के अंदर हुआ नुकसान है और जो कैश लिक्विड है जी, वो कैसे जनरेट होगा? जैसे रशिया
से खबर आ रही है कि वो सोना बेचने जा रहा है और सेंट्रल बैंकों की, रशिया के सेंट्रल बैंकों की बिकवाली सोने के अंदर में दिखाई देती है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आपको लगता है कि आएगा, या रशिया जो हमने पिछले सोमवार को गिरावट देखी थी 25 मार्च को, वही जो सेलिंग प्रेशर आया था वो रशिया के सेंट्रल बैंकों की वजह से था, या आपको लगता है कि नहीं अभी तो बिकवाली आनी बाकी है, रशिया भी बेचेगा, दूसरे जो देश हैं वो भी हो सकता है कि बिकवाली की तरफ आए, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, ईरान कैसे वापस से अपने पैरों के ऊपर पे खड़ा होगा, तो ये सारी बातें हैं। तो उसके अंदर में क्या सोने की बिकवाली ही एक रास्ता दिखाई देता है या कोई और दूसरा रास्ता भी है? देखिए, जहाँ तक लेवल की बात है, $4100 तो हमने लास्ट वीक देखा था कि $4099 तक लेवल टेस्ट हुए थे और वहाँ से अच्छी बाउंस बैक भी आता हुआ देखा। चांदी भी ऑलमोस्ट $60 के आसपास तक आई थी, वहाँ से रिकवरी देखने को मिली। तो जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लेवल आए भी और वहाँ से शार्प रैली भी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स लो बने हैं, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी सस्टेन हो सकते हैं और यहाँ पर खरीदारी देखी जा सकती है। जहाँ तक गोल्ड बिकवाली की बात है, डेफिनेटली हमने जनवरी फरवरी में रशियन सेंट्रल बैंक से, टर्की से बिकवाली होती हुई देखी है। हालांकि देखिए, कहीं ना कहीं अब रिक्वायरमेंट आएगी कैश जनरेशन की, जैसा आपने कहा, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मगर हमने ये देखा कि रशिया ने जो गोल्ड बेचा था वो अपने इंटरनली ही मार्केट में लोगों को बेचा है, तो वो इकोनॉमी से बाहर नहीं गया है बेसिकली। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा स्टेप यहाँ पर सेंट्रल बैंक लेते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिले, बट ऑलरेडी वो हम बिकवाली जनवरी और फरवरी में देख चुके हैं। हो सकता है कि आगे भी चलकर बिकवाली करे, और अगर बिकवाली आती है तो फिर हम गोल्ड सिल्वर में, पर्टिकुलर गोल्ड की अगर बात करें तो वहाँ बिकवाली आपको देखने को मिलेगी। मगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट अब धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है और धीरे धीरे जो बाजार है वो ओपन होते हुए दिख रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो उसका इंपैक्ट जो है वो प्राइसेस पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर सेंट्रल बैंक्स बेचते हैं गोल्ड, दोबारा से कोई फ्रेश बिकवाली आती है, तो फिर हम भावों में और डिप आता हुआ भी देख सकते हैं। तो भावों के अंदर में और भी डिप आता हुआ देख सकते हैं अगर सेंट्रल बैंक बिकवाली करते हैं। तो अभी इन लेवल्स के ऊपर पे क्या करना चाहिए? सोने चांदी के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, प्राइस अपना बॉटम तो यहाँ बना चुके हैं। अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें, जैसे कि $4100 तक लेवल आए थे, वहाँ से रिकवर हुए, 1,29,000 तक हमने गोल्ड देखा था। सिल्वर भी हमने 2,14,000 तक देखी थी, $60 के आसपास तक देखे थे। तो शॉर्ट टर्म का तो लो यहाँ पर बना दिया है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्ट करें कि जल्दी ही $4580, $4600 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में और 72 से लेकर $75 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि दिवाली तक हमें लगता है कि गोल्ड का भाव आपको अगेन $5000 के आसपास 5200 तक देखने को मिल सकता है। चांदी भी 80 से लेकर $85 तक दिखा सकती है, तो वो तो इंटैक्ट है ही अभी। मगर शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हुई हैं। यूएस के जो डेटा है वो काफ़ी ख़राब डेटा आए हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन का हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, दोनों ही डेटा सही नहीं आया। तो उसकी वजह से डॉलर में वीकनेस यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ सकती है। इंटरेस्ट रेट कट नहीं यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्टेबल इंटरेस्ट रेट लग रहा है और इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन में जाती हुई दिख रही है। तो एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पे गोल्ड के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी जो बायस है वो पॉजिटिव है, जिसमें अभी यहाँ से 2 से 3% की रैली और देखने को मिल सकती है। रुपए को लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से एक टूटना हमने रुपए का देखा है और $1 की कीमत 95 के पार चली गई, तो हालांकि अभी तो फिलहाल वापस से 94 के आसपास में है, लेकिन कैसे देखा जाए इसको? क्या अभी आपको लगता है कि अभी और रुपए का टूटना बाकी है, 100 भी टच हो सकता है, इसका इन्फ्लेशन के ऊपर पे बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, हमने अगर आप देखेंगे तो WTI जो 2 दिन पहले 93 के आसपास था, अब वो $100-102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे तो ब्रेंट ऑलरेडी 110 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड के भाव जो है वो $100 के ऊपर निकल गए हैं और वो सस्टेन वहाँ पर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वॉर जिस तरीके से अब नए एंगल में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जो लोकल संगठन है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो या हाउती हो, वो भी यहाँ पर अब आते हुए दिख रहे हैं। प्लस यहाँ कहीं ना कहीं अब जो ट्रूप्स को उनको ज़मीन पर उतारा गया है, तो वो एक अलग ही रूप अब वॉर यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रही है। तो उससे काफ़ी हद तक और जो डिस्टर्बेंस है वो आता हुआ दिखाई
देगा। हालांकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए 6 अप्रैल तक का डेट दिया है यूएस ने कि वो वहाँ पर खाली करे, उसको चालू करे, अदरवाइज और बड़े अटैक्स होंगे। तो वो एक नए रूप में जो है वॉर यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर क्रूड के भावों पे आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि उससे इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज होगा। और देखिए क्रूड की जो पेमेंट्स होती है वो जनरली डॉलर में रहती है, डॉलर की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया। और हमने पिछले अगर आप देखेंगे तो करीबन एक महीने में 1.5 से 2% के आसपास रुपया यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आया है। तो लग रहा है कि अगर ये वॉर नया रूप लेती है और क्रूड की सप्लाईज अगर प्रॉपर तरीके से नहीं आती हैं तो हो सकता है कि क्रूड के आगे भाव भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दें। तो लगता है कि जैसे 95 तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, वो तो आ ही गया यहाँ पर। अब 96 से लेकर $98 तक के लेवल, रुपए तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मैं हालांकि ये देख रहा था कि ईरान के जो सांसद हैं, ईरान के यूं कहूँ कि संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकीर गालिब, उन्होंने अमेरिका पर सार्वजनिक रूप से कूटनीति का दिखावा करने और गुप्त रूप से जमीनी हमले की योजना बनाने का आरोप भी लगाया है। तो ये तो अमेरिका समझ रहा है कि ये जो अमेरिका दिखा रहा है, ईरान समझ रहा है कि ये जो अमेरिका इस समय पर दिखा रहा है और ट्रंप बार बार जो स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं और बात करने की जो बात कर रहे हैं वो सब दिखावा मात्र है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और ईरान ने लगातार इसको डिनायल दिया है, उनकी बात को डिनायल दिया है। और अब तो स्पेन ने अमेरिका को एयर स्पेस भी नहीं दिया है। तो इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए? अगर हमले तेज होते हैं और जमीनी, अगर हम देख रहे हैं कि खार्क पे अगर अमेरिका का हमला होता है जहां पर रिजर्व्स हैं ईरान के कच्चे तेल के और गैसेस के, अगर वहां पर वो हमला करता है तो इसको किस नज़र से देखा जाए? फिर तो कच्चे तेल की कीमतें $200 पार होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल ये जो कूटनीति वाली बात है वो यहाँ पर अब आती हुई दिख रही है। मैंने आपको बताया कि जो वॉर है वो डिफरेंट लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें अब बयान आने चालू हो गए हैं और बयानों वाली लड़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं कि वो वॉर ख़त्म कर देंगे, ईरान कह रहा है कि वॉर ख़त्म नहीं हो पाएगा जल्दी से। तो वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। प्लस जो ज़मीनी लेवल पर अब लड़ाई होती हुई दिख रही है वो और जो है डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगी, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो वॉर है अब अलग लेवल पे जाती हुई दिख रही है, जिसका इम्पैक्ट क्रूड के भावों पे आता हुआ दिखाई देगा। और हम देख रहे हैं उसकी वजह से क्रूड एटलीस्ट जो WTI के लेवल थे वो $92-93 के आसपास चल रहे थे, वो भी अब 100 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो वहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भावों पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली लग रहा है कि अगर ये डिस्ट्रप्शन ऐसे ही रहा और अगर 6 अप्रैल या 9 अप्रैल तक नहीं सुलझा तो फिर क्रूड के भाव और आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और बेस मेटल को लेकर के इस समय पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम में अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं, मगर अगर आप देखेंगे तो बाकी बेस मेटल में कोई खास ऐसा मोमेंटम नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड कमज़ोर होती हुई दिख रही है, इन्वेंट्रीज बहुत बढ़ गई हैं, जिसका इंपैक्ट भावों पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि केवल रुपये की वीकनेस की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो डिमांड साइड उतना स्ट्रांग नहीं है, इन्वेंट्रीज यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल भाव काफ़ी स्टेबल रहेंगे, ज़्यादा तेजी या ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमने 1050 तक के आसपास के लेवल कॉपर में आते हुए देखे थे, वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक जरूर आया है, बट मुझे लगता है कि मार्केट रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा और 1100 से लेकर 1200 के बीच के रेंज कॉपर में रह सकती है। ओके। और एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम आपको कैसा दिखता है? देखिए एल्युमिनियम में हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा, काफ़ी मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि कोशिश ज़रूर रही है कि एल्युमिनियम में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। एल्युमिनियम अगर आप देखेंगे तो करीबन 230-240 के आसपास सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि एल्युमिनियम भी यहाँ पर रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, नीचे में 220 और ऊपर में 250, ये रेंज एल्युमिनियम की रह सकती है। और लेड की अगर हम बात करें तो देखिए लेड 180-190 के आसपास काफ़ी रेंज बाउंड है, उसमें कोई खास मोमेंटम नहीं। अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीनों से काफ़ी लैकलस्टर मोमेंटम रहा है, बट हाँ डेफिनेटली लेड के अंदर हमें लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम रह सकता है, बट इन्वेंट्रीज काफ़ी बड़ी हुई हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि एक स्टेबल जोन में है, जो कि करीबन 190-192 के आसपास मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ओके। और इस समय पर आपको क्या लगता है कि एक और चीज़ आज बोर्ड रूम के अंदर में मैं थोड़ा सा एग्री को भी टच करना चाहूँगा, क्योंकि हमने सोमवार को देखा कि लगभग सभी स्पाइसेस के अंदर में एक बड़ा बुल रन था। चाहे हल्दी की बात की जाए, जीरा की बात करें, धनिया की बात करें, और हाजिर बाजारों के अंदर भी मोमेंटम बड़े तेज है। हालांकि धनिया को लेकर के मार्केट टाइम्स टीवी के थोड़े से विपरीत आउटलुक्स हैं,
लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस समय पर धनिया, जीरा और हल्दी को लेकर के क्या आपको लगता है, और जब एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे और एक्सपोर्ट्स हैम्पर्ड हैं, ऐसे के अंदर में ये तेजी का आना क्या संकेत देता है? देखिए, एग्री कमोडिटीज़ में हमारा व्यू पहले से भी पॉजिटिव ही था कि हमें लग रहा था कि इस बार एग्री कमोडिटी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वॉर से पहले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मसालों में अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। इवन कहीं ना कहीं जो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो खाने के तेल महंगे हुए हैं उससे काफ़ी हद तक कुछ कुछ कमोडिटी में उसका असर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एक्सपोर्ट साइड उतना स्ट्रांग अभी नहीं जा पा रहा है क्योंकि वॉर की वजह से, बट डोमेस्टिक डिमांड और जो खरीदारी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइस अभी भी रेंज में कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं आई है, मगर हाँ लोअर लेवल से ज़रूर खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। तो जीरा, धनिया, हल्दी हमें लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अभी पॉजिटिव आउटलुक में है और यहाँ पर आपको अगेन खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो यानी आपको लगता है कि यहाँ पे अभी तेजी का मोमेंटम बरकरार रहेगा? देखिए बिल्कुल, देखिए अल नीनो का अभी तक कुछ क्लैरिटी आ नहीं पाई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है तो शायद अल नीनो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट भी भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्टिंग तक उसका भी क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, मगर जिस तरीके का अभी गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है कि शायद थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो सकता है। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटी में कुछ रंगत आती हुई दिखाई दे रही है। एग्री कमोडिटीज़ में निश्चित तौर के ऊपर पे यहाँ पे रंगत आती हुई दिखाई दे रही है। सरसों की अगर मैं बात करूँ तो सरसों के उत्पादन के अंदर में इजाफा होने के बावजूद एक अच्छी खासी तेजी ये बाज़ारों के अंदर में देखने को मिली है। 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर सरसों के भाव चले गए हैं और सरसों में तेजी बरकरार रह सकती है। बाज़ार तो ये भी आकलन लगा रहा है कि 8,000 रुपये यहाँ पर प्राइजेस हो सकते हैं, चूँकि इंडोनेशिया ने पाम से एथेनॉल बनाने का जो प्रोग्राम है वो तेज कर दिया है। E50 का जो उनका मॉड्यूल है उसके ऊपर पे वो शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे पाम की जो कीमतें हैं उसकी जो पैरिटी है वो नहीं बैठ रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बाहर से आने वाले, क्योंकि भारत जो है वो अदर कंट्रीज के ऊपर पे डिपेंडेंट है एडिबल ऑयल के लिए, तो बाहर से जो तेल आ रहा है उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और इसके साथ साथ में इंश्योरेंस, वो जो लैंडिंग कॉस्ट यहां पर आ रही है वो काफी तेज हो गई है। एमएसपी के ऊपर सरसों के भाव चले गए हैं, तो ये एक राहत की बात यहां पर दिखाई देती है। और इसके साथ ही सरकार ने भी दालों और तिलहनी जो फसलें हैं 3 स्टेट्स के अंदर में, जिसमें राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तो यहां की जो तिलहनी और दलहनी जो फसलें हैं उनको एमएसपी पे खरीद करने के जो प्रस्ताव है उसको भी हरी झंडी दे दी है सोमवार को। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहां पर दिखाई देता है। और उसके साथ साथ में ये जो मोमेंटम बाजारों के अंदर में एग्री कमोडिटीज के अंदर में दिखाई दिया है, ये एक पॉजिटिव साइन तो जरूर दिखाता है, लेकिन कितनी तेजी यहां पर और इन्फ्लेशन के ऊपर पे कितना इंपैक्ट, क्योंकि 5 राज्यों के अंदर में चुनाव भी हैं, उसको भी सरकार ने देखना है कि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, तो इन चुनावों को किस दृष्टिकोण के साथ में देखा जाए। अगर सरसों के भाव या खाद्य तेलों के भाव इंक्रीज होते हैं तो क्या सरकार यहां पर इंटरफेयर करेगी, ये एक बड़ी बात है। और इन लेवल्स के ऊपर पे सरकार के खरीद लक्ष्य क्या पूरे होंगे कल को बाजार को स्टेबलाइज करने के लिए? अनुज, यहां पर एक बात ये निकल करके आती है कि ठीक है, हाजिर बाजार सरसों का 7,000 रुपए के ऊपर है और बहुत लोग तो ये मान रहे हैं कि 8,000 रुपए भी आने में देर शायद ना लगे। अब चूंकि सरसों और ईरान और जो अमेरिका इजराइल का जो युद्ध है उसने जो पैरामीटर और डायनामिक्स जो चेंज किए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, उसकी वजह से जो एडिबल ऑयल की जो लैंडिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रही है और उसके इंक्रीज होने की वजह से भी प्राइसेस के अंदर में एक बुल रन आया है। दूसरा, क्या 7,000 रुपए का भाव है और सरकार का एमएसपी काफी नीचे है, तो एमएसपी के ऊपर पे तो अब किसान बेचेगा नहीं, वो तो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास में जाएगा और प्राइवेट ट्रेडर को बेचेगा। प्राइवेट ट्रेडर को बेचेगा तो सरकार के गोडाउन तो खाली रह जाएंगे और कल को अगर मान लीजिए कि सरसों के तेल के अंदर में अगर आग लगती है तो फिर सरकार के पास में बफर स्टॉक कहाँ है पे उसको मार्केट में रिलीज करने का या प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए? तो इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाए?
देखिए सरकार अपने स्टॉक रखती है, सरकार खरीदारी भी करती है और हम देख रहे हैं कि सरकार ने खरीदारी भी करी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं ये इंटरनेशनल कारणों की वजह से, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में सोया, सीपीओ सभी में अच्छा खासा तेजी इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, जिसका डिमांड शिफ्टिंग जो है वो सरसों में आती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, बट मुझे लगता है कि इलेक्शंस की वजह से या हो सकता है कि आगे जो प्राइस बढ़ेंगे तो कंट्रोल करने के लिए शायद सरकार कुछ स्टेप ले सकती है। तो हो सकता है कि कुछ प्राइस को स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि सरसों की फसल जितनी होती है वो ऑलमोस्ट भारत के लिए पर्याप्त रहती है। तो मुझे लगता है कि इस बार पूरा जो जोर है वो सरसों के ऊपर रहेगा और हो सकता है कि यहाँ से थोड़े बहुत भावों में उछाल और आपको देखने को मिले। हालांकि सरकार का जो खरीद का जो लक्ष्य है 5,30,000 मेट्रिक टन मस्टर्ड खरीदना है, और अगर मैं एमएसपी की यहाँ पर बात करता हूँ तो 6200 रुपये का आपका एमएसपी है। 800 रुपये का ऑलरेडी गैप आ चुका है। ये एक बड़ा गैप है, ये एक बड़ी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है एडिबल ऑयल पैक के अंदर में, और सरसों की कीमतों के अंदर में अगर तेजी यहाँ पर दिखाई देती है तो निश्चित तौर के ऊपर पे इसका इंपैक्ट दूसरे खाद्य तेलों के ऊपर पे और तिलहनी फसलों के ऊपर पे भी दिखाई देगा। और यहाँ पर अनुज एक चीज और भी मैटर करती है, हालांकि राजस्थान नंबर 1 है सरसों के उत्पादन के अंदर में, वो स्टिल नंबर 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, तो यहाँ पर भी उत्पादन जो है वो ठीक ठाक है और बढ़े हुए उत्पादन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, एक ठीक ठाक फिगर्स यहाँ पर उत्पादन की निकल करके आ रही हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात कर लें तो अब ये मान करके चलें कि 8,000 रुपये का लेवल अप्रैल महीने के अंदर ही दिखाई दे देगा। अप्रैल 2026 के अंदर 8,000 रुपये का जो स्तर है वो हम सरसों की कीमतों के अंदर में देख सकते हैं। देखिए अभी तो नहीं लग रहा है इतनी जल्दी 8,000 का लेवल, क्योंकि अच्छा खासा प्रोडक्शन है, सप्लाई बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्पीड से भाव ऊपर भागते हुए नजर आएंगे। तो अब प्राइस ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि प्राइस में अभी स्टेबलाइज जो है वो हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस स्टेबल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना स्पीड से प्राइस भागेंगे कि 8,000 पहुँचे। वो टाइम लग सकता है कि भाव जाए, आगे कैसा वॉर चलता है, किस तरीके की इंटरनेशनल रणनीति बनती है, उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल नहीं लग रहा है मेरे को कि 8,000 के भाव एक महीने में भागते हुए नजर आएंगे। ओके, चने को लेकर के क्या लगता है आपको अनुज? देखिए चना यहाँ पर 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी स्टेबलाइज मोमेंटम है। बट हाँ देखिए एग्री कमोडिटी में क्या होता है कि जनरली जब एक के भाव बढ़ते हैं तो उसको देख के दूसरे के भाव बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम चने में भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि दालों की जो पैदावार है वो पर्याप्त है भारत के अंदर, अराइवल भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ज़्यादा तेजी या मंदी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर 5500 के आसपास यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली स्पॉट का भाव चल रहा है, जो कि लगता है कि 5700-5800 तक जा सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूं तो कौन सी कमोडिटी आपको अच्छी लग रही है? सोना, चांदी, मेटल्स, एनर्जी, या फिर एग्री कमोडिटीज़ के अंदर में ज़बरदस्त रिटर्न? देखिए अगर हम बात करें मेटल्स की तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर आपको मोमेंटम देखा जा सकता है, भाव ऊपर में 4580-4600 तक के लेवल दिखा सकते हैं। वही अगर हम एग्री की बात करें तो मसालों के अंदर हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आ सकता है। प्लस ग्वार के अंदर भी हमें लगता है कि तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ग्वार में भी तेजी का ट्रेंड जो है वो बनते हुए दिखाई दे सकता है। सोमवार को अच्छा खासा हमने बुलरन देखा, सर्किट लगा, और तेजी जो है वो यहाँ पर ग्वार की कीमतों के अंदर भी एक बार फिर से दिखाई दी है। और इसके अलावा एग्री कमोडिटीज़ के अंदर में हमने सोमवार को एक करंट आते हुए देखा, लगभग ऑलमोस्ट अच्छे मानसून के बावजूद, अच्छे प्रोडक्शंस के बावजूद एग्री कमोडिटीज़ के अंदर में एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। कमोडिटी बोर्डरूम के अंदर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएं, आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, और कल फिर मुलाकात होगी ठीक 11 बजे मार्केट टाइम्स टीवी के कमोडिटी बोर्डरूम में। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत।